Hello everyone, welcome to Physics Study Course. Today we are going to start calculus and before we start calculus मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ. दरअसल वो स्टोरी कैलकुलस से ही रिलेटेड है कि यार कैलकुलस को क्या नीड थी कैलकुलस बनाने की और कैसे कैलकुलस फिजिक्स के लिए एक बहुत अच्छा मैथमेटिकल टूल है. सो लेट्स बिगिन. अब बात थी 17th सेंचुरी की. सर आइजैक न्यूटन वॉज 22 ईयर्स ओल्ड एंड ही वॉज इन ट्रिनिटी कॉलेज. अब हुआ क्या, उस टाइम पे एक बहुत बड़ी बीमारी फैल गई. बहुत बड़ी बीमारी फैल गई, प्लेग. जैसे आज कोरोना फैल रहा है, उस टाइम पे प्लेग फैल गया. अब हुआ क्या, इसके चलते जितने भी कॉलेजेस थे, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, अरे वो सारे के सारे बंद, क्लोज्ड हो गए. दे ऑल वर क्लोज्ड फॉर 1 ईयर. अब हुआ क्या, सर आइजैक न्यूटन बहुत दुखी हुए एंड ही वॉज स्टक इन हिज होम विथ सम फिजिक्स प्रॉब्लम्स. अब उनकी फिजिक्स की प्रॉब्लम्स के साथ वो घर में बंद हो गए, बाहर जा नहीं सकते थे या प्लेग बहुत ज़्यादा फैल रहा था. अब क्या करें. अच्छा, फिजिक्स की उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी. ड्यूरिंग दैट टाइम ही वॉज स्टडिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. वो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टडी कर रहे थे एंड कुछ ऑब्जेक्ट्स का उनके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ था. वेलोसिटी टाइम ग्राफ था स्ट्रेट लाइन. दिस इज टी, दिस इज वी. अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप देखें तो स्लोप विल गिव अस द एक्सेलरेशन एंड एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव द डिस्प्लेसमेंट. तो इस स्ट्रेट लाइन का अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग स्लोप निकाल के बताओ, तो आप लोग बिल्कुल निकाल देंगे. अगर x1 पे वैल्यू है y1 और x2 पे वैल्यू है y2, तो ये बिल्कुल सही बात है. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विल गिव मी द स्लोप. और मैं एरिया अंडर द कर्व की बात करूँ, मैं इसका एरिया निकालने को कहूँ तो आप लोग एरिया भी बता सकते हो. ये ट्राइंगल दिख रहा है आप लोगों को, ट्राइंगल ही तो है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम, और ये ट्राइंगल ही तो दिख रहा है. सो एरिया will be what, half base into height. यहाँ तक तो बात क्लियर थी, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसने कैलकुलस को बना दिया. सर आइजैक न्यूटन के पास कुछ इस तरीके का ग्राफ मिला. उनके पास कुछ एक इस तरीके का ग्राफ था. अब दिक्कत क्या थी, जो मैथमेटिकल टूल्स थे 17th सेंचुरी के, मैथमेटिकल टूल्स थे 17th सेंचुरी के, 17th सेंचुरी के, वो सफिशिएंट थे इसका एरिया, इसका स्लोप एंड एरिया कैलकुलेट करने के लिए. पर अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके की ग्राफ, अगर मान लीजिए पोजीशन टाइम ग्राफ है और मैं इसका स्लोप निकालना चाहूँ तो मैं इसका स्लोप नहीं निकाल सकता. अगर मान लो मैं इसका, अगर मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और मैं इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल के डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना चाहूँ तो नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो मैथमेटिकल टूल्स थे वो अलाउ ही नहीं कर रहे थे. सो सर आइजैक न्यूटन के पास एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई. मैथमेटिकल टूल्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि सर आइजैक न्यूटन सर, हम तो नहीं निकाल सकते भाई, हम तो अनेबल हैं इसको फाइंड आउट करने में, हमारी बस की तो बात नहीं है. इनसे आप यहाँ लगा सकते हो इनको, एरिया हाफ बेस इनटू हेड लगाओगे क्या आप, आपको कहाँ से मिलेगा इसका एरिया, और स्लोप भी नहीं आप फाइंड आउट कर सकते. ये मैथमेटिकल टूल्स उस टाइम पे फेल हो गए. अब सर ऐसे कि न्यूटन को लगा ऐसे तो यार मेरा तो फिजिक्स तो ले डूबेगी मेरे को, मैं तो फिजिसिस्ट हूँ, मुझे तो यार फिजिक्स को एनालाइज करना है, मुझे कुछ ना कुछ तो मैथमेटिकल टूल चाहिए ही होगा ना इस फिजिक्स को एनालाइज करने के लिए. अब आप लोग जानते हैं नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस. सो सर आइजैक न्यूटन ने एक मैथमेटिकल टूल बनाया विच वी कॉल इट एज कैलकुलस. कैलकुलस के दो पार्ट थे, एक था इंटीग्रेशन
और एक था डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन का क्या पर्पस था? फाइंड आउट करना एरिया अंडर द कर्व। और डिफरेंशिएशन का क्या यूज था? टू फाइंड स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। सो सर आइजैक न्यूटन ने कैलकुलस बनाई, मैथमेटिकल टूल दिया हम लोगों को, और सिर्फ ये टूल नहीं था, उनका एक गिफ्ट था हमारे लिए, जिन्होंने जिस टूल की इस टूल की हेल्प से, कैलकुलस की हेल्प से हमारी फिजिक्स की जो एनालिसिस थी बहुत इजी होती चली गई। डिफरेंशिएशन था एक तो, और एक इंटीग्रेशन था। तो अब आप लोग समझ सकते हो कि यार किस तरीके से कैलकुलस की नीड पड़ी और किस तरीके से एक फिजिसिस्ट ने एक नए मैथमेटिक्स को बनाया, एक मैथमेटिक्स के नए टूल को बनाया, दैट इज़ कैलकुलस। अब हम सर आइजैक न्यूटन का जो पाथ फॉलो किया था उन्होंने, उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, दैट इज़ टू फाइंड एरिया एंड स्लोप ऑफ दिस टाइप ऑफ कर्व्स, वो हम भी हमारी अपनी भी प्रॉब्लम मानेंगे। हम लोग एक प्रॉब्लम मानेंगे और सर आइजैक न्यूटन की तरह ही सोचेंगे और प्रॉब्लम मानेंगे, सर आइजैक न्यूटन की तरह सोचेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया उसको समझेंगे भी, डिराइव भी करेंगे, और उस कॉन्सेप्ट के बेस पे एनालिसिस करने के बाद ऑब्जर्वेशन लिखेंगे और कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो नाउ we will be seeing the problem number 1, slope at any point on a curve। यार ये प्रॉब्लम है, हम इसकी एनालिसिस देखते हैं जो सर आइजैक न्यूटन ने करी थी। हुआ क्या, इस तरीके के कर्व का अगर हम स्लोप एट एनी पॉइंट निकालना चाहें तो हमें दिक्कत आ रही थी, ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया, ये सोचा कि अगर मैं 2 पॉइंट लेता हूँ x1 और x2, इस पे इंडिविजुअली वैल्यू आ जाएगी y1 एंड y2 रेस्पेक्टिवली। अगर मैं एवरेज स्लोप निकालना चाहूँ बिटवीन पॉइंट x1 एंड x2 तो मैं निकाल सकता हूँ एवरेज स्लोप। Average slope will be y2 minus y1 upon x2 minus x1। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए कि एवरेज स्लोप आ जाएगा x1 और x2 पॉइंट के बीच में। बट अगर मैं बात करूं स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व की, तो उन्होंने क्या सोचा कि यार चेंज इन y2 minus y1, चेंज इन x2 माइनस x1। अगर मैं जो x में जो चेंज है, मान लेते हैं x में चेंज dx है, dx बहुत छोटा, dx मैं dx को बना रिप्रेजेंट करता हूं, मान लीजिए बहुत छोटी dx, बहुत छोटी, दिस इज dx। और यहां पे dy, ये है dy, ये है dx, बहुत छोटी लेंथ x एक्सिस पे, और उससे कॉरस्पॉन्डिंग dy बहुत छोटी, बहुत छोटी, इन्फिनिटली स्मॉल। लिख देना ब्रैकेट बना के आप लोग, dy। अगर मैं बहुत इन्फिनिटली स्मॉल लेंथ ऑफ x और इन्फिनिटली स्मॉल लेंथ ऑफ y एट दैट पॉइंट अगर मैं लूं, तो मैं dx by dy से उसका स्लोप निकाल सकता हूं। यही कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट यहां पे था, x2 माइनस x1 जो लेंथ थी x एक्सिस पे, और y2 माइनस y1 जो लेंथ थी y एक्सिस पे, ये डिफरेंस, ये जो लेंथ थी और ये जो लेंथ थी, हमने क्या किया, dx और dy फाइंड आउट करने के लिए लेंथ का जो लेंथ थी उसको बहुत रिड्यूस कर दिया। कितना रिड्यूस किया, इन्फिनिटली स्मॉल कर दिया। ये था del y,
सॉरी, del y del x where del टेंड्स टू 0। क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? सबसे इंपॉर्टेंट यही कॉन्सेप्ट था dx और dy का, dy और dx का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये समझने में थोड़ी दिक्कत होती है कि dx आखिर हमने माना क्या और dy हम लोगों ने माना क्या है। तो dx इनफाइनाइट स्मॉल लेंथ, ठीक है, मैंने लिख दिया है। और सिमिलरली dy infinitely small length at x axis and dy infinitely small length at y axis corresponding to values of corresponding to dx यहां तक आप लोगों को क्लियर है? ये क्लियर है? आप ये दोनों स्टेटमेंट क्लियर होने चाहिए। तो ये सोचा सर आइजैक न्यूटन ने एक बहुत छोटे लेंथ dx मानी, उसे कॉरस्पॉन्डिंगली जो dy आया वो भी बहुत छोटा ही आएगा, क्योंकि dx बहुत छोटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग जो dy आना था वो भी बहुत छोटा आना था। अब y क्या था? y था हमारा फंक्शन ऑफ x, अगर हमारे x की वैल्यू इन्फाइनेटली स्मॉल लेंगे तो जो y आएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट वैल्यू ऑफ x वो भी तो बहुत छोटा ही आएगा ना, बहुत छोटा आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ dx, ओके। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? अब इससे उन्होंने क्या नतीजा निकाला? अब मैं y इज इक्वल टू fx लेता हूं, इतना पोर्शन रब कर देता हूं। नाउ कमिंग टू y इज इक्वल टू f ऑफ x, वहां तक आपने नोट डाउन कर लिया था। अब मैं सेम रिजल्ट जो था स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x, यही मैं लूंगा फॉर अ फंक्शन y इज इक्वल टू fx के लिए। अज्यूम किया y इज इक्वल टू fx एक फंक्शन है, ये f ऑफ x है, दिस इज f ऑफ x, दिस इज x, ओके। नाउ स्मॉल चेंज, कहने का क्या मतलब था? स्लोप, अब ये था x है, मान लेते हैं ये x है और ये dx है, ठीक है। और उसी तरीके से मान लेते हैं कि ये x है और ये x प्लस डेल एक्स है, ठीक है, समझ में आ गया आपको? और उसी तरीके से इसे कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आ रही थी वो है y प्लस डेल y, और यहां पे आ रही थी y। क्लियर है आप लोगों को? इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं करने क्या वाला हूं, स्मॉल चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, स्लोप, जो कन्वेंशनल मेथड था हमारा वो लगाता हूं, दैट इज y प्लस डेल y माइनस y अपॉन x प्लस डेल x माइनस x will give me the slope. Now del x tends to 0, ओके। अब होगा क्या इससे? मेरे पास जो y प्लस डेल y था वो असल में था क्या? f ऑफ x प्लस डेल x, और जो मेरे पास y था वो क्या था?
एफ ऑफ एक्स। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, स्लोप एट एनी पॉइंट will be equals to f of x plus del x minus f of x upon x plus del x minus x, where del x tends to 0। कुछ ये आया हमारा कंक्लूजन, सॉरी कंक्लूजन नहीं कह सकते, कुछ ये आया कॉन्सेप्ट आया हमारे पास निकल के। हमारी जो प्रॉब्लम थी उसको हमने सर आइजैक न्यूटन के कॉन्सेप्ट से समझते हुए हम लोग इस नतीजे पर आके पहुंचे हैं। ये आया है हमारे पास, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आया है। यहाँ लिख देता हूँ कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम लिख दिया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, स्लोप एट एनी पॉइंट, slope at any point is equals to f of x plus del x minus f of x upon x plus del x minus x। क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। प्रॉब्लम देख ली, कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब करते हैं एग्जांपल लेंगे और करेंगे एनालिसिस। अब करेंगे एनालिसिस। एनालिसिस किस चीज की? इस कॉन्सेप्ट की। फर्स्ट जो हम फंक्शन लेने वाले हैं दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेंगे। सो नाउ our function is f of x is equals to x square। ओके, इस फंक्शन की एनालिसिस करनी है। एनालिसिस का मतलब स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन दिस ग्राफ हमें निकालना है। सबसे पहले तो हम लोग f of x स्क्वायर का ग्राफ बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से बनेगा, दिस इज y, दिस इज x एंड y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, ये इसका ग्राफ है। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? ये डॉटेड से इसलिए दिखा दिया मैंने क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाएंगे दोनों तरफ से, फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसलिए मैंने डॉटेड से पॉइंट आउट कर दिया। क्लियर है? अब मुझे निकालना है स्लोप एट एनी पॉइंट on this curve using this concept। कॉन्सेप्ट क्या था? स्लोप एट एनी पॉइंट will be f of x plus del x minus f of x upon x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। क्लियर है यहाँ तक? बस अब एक्स एफ फंक्शन जो हमारा है इसमें x की जगह x प्लस डेल एक्स पुट कर देते हैं, x प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर। भाई एफ ऑफ एक्स तो एक्स स्क्वायर था ना, अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कितना होगा? एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। अब देखो इस x से ये x तो कैंसिल हो रहा है, इसको एक्सपेंड कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डेल एक्स। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, बचा क्या? अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं ना तो मेरे पास बचता है डेल एक्स
प्लस 2x। अब मुझे कुछ कंडीशंस थी इस कॉन्सेप्ट की। क्या थी वो कंडीशन? कुछ याद आया आप लोगों को? अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की कंडीशन यहां पे पुट कर दूं ना, तो मेरे पास क्या बचेगा? क्या आ जाएगा फाइनल रिजल्ट? 2x। सो f dash x, f dash x will be 2x। मैं एनालिसिस में लिख देता हूं। जब मेरे पास f(x) x² था, तब मेरे पास f dash x की वैल्यू आई 2x। ओके, ये f(x) इज इक्वल टू x² की एनालिसिस थी। अब मेरा जो f(x) होगा सेकेंड, अब मेरा जो f(x) होगा वो 2x लेता हूं मैं। अब मैं 2x लेने वाला हूं इसको। अब मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? 2x। अब मैं करता हूं 2x की एनालिसिस यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द एनालिसिस ऑफ f(x) इज इक्वल टू 2x। अब हमारा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 2x। आप ऐसा ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफ बनाओ इसका, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, स्लोप निकालो इसका। स्लोप 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 स्लोप। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2। अगर x की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4। तो मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं यहां से? मैनुअली निकाल रहा हूं मैं स्लोप। स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज 4 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, दैट इज 2। मैनुअली निकाला है हमने स्लोप बेसिक कॉन्सेप्ट से। अब हम लगाने वाले हैं हमारा कॉन्सेप्ट स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। अब हम जो कॉन्सेप्ट था जो सर आइजैक न्यूटन ने हमको दिया है, अब उसको अप्लाई करेंगे। अब स्लोप एट एनी पॉइंट, f x plus del x minus f x upon x plus del x minus x, where del x tends to 0। अब मैं पुट करता हूँ फंक्शन में x plus del x, 2x में 2 x plus del x minus f of x अपॉन x plus del x माइनस x। इस x से ये x तो कैंसिल हो जाएगा। हम बचेगा क्या हमारे पास? 2x प्लस 2 डेल x माइनस 2x अपॉन डेल x। इस 2x से इस 2x ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? 2 डेल x बाय डेल x। आया क्या हमारे पास लास्ट में? 2। स्लोप क्या आया फिर? मैनुअली भी स्लोप हमने कैलकुलेट किया, बेसिक जो हमको आता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से उससे भी 2 आ रहा था। जो सर आइजैक न्यूटन ने कॉन्सेप्ट दिया वो भी हमने इंप्लीमेंट किया, उससे भी हमारा स्लोप सेम ही आया। तो हम क्या लिख सकते हैं? मैं क्या लिखूं यहाँ पे एनालिसिस के अंदर? f डैश x। नाउ f डैश x की वैल्यू कितनी आई? दैट इज 2। दो फंक्शन की एनालिसिस कर ली हमने, एक फंक्शन और लेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक बार इसकी एनालिसिस करेंगे, फिर
ऑब्जर्वेशन लिखेंगे और कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे हम क्या समझे इससे। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट फंक्शन दैट इज fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। सो नाउ कमिंग टू द एनालिसिस ऑफ fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? नाउ अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट, स्लोप एट एनी पॉइंट is equals to f of x plus del x minus f of x upon x plus del x minus x f of del x fx। नाउ x की जगह हम x plus del x पुट कर दे तो x plus del x का होल क्यूब, ओके, माइनस f of x x क्यूब अपॉन x प्लस डेल x माइनस x। नाउ ओपन कर दो a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर माइनस x क्यूब अपॉन डेल एक्स। डेल एक्स से डेल एक्स क्यूब से डेल वो सॉरी एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। ओके, नाउ अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा डेल एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स डेल एक्स। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? क्लियर है कॉन्सेप्ट? यहाँ तक क्लियर है ना? अब इसको भूलना मत, डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो तो डेल एक्स स्क्वायर भी ज़ीरो हो जाएगा और 3x डेल एक्स ये भी टर्म ज़ीरो हो जाएगा। ओके, बचेगा क्या हमारे पास फाइनली? x 3x स्क्वायर डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास क्या आया? एक्स स्क्वायर। फाइनली हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ एनालिसिस के अंदर एफ डैश एक्स नाउ विल बी 3x स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? प्रॉब्लम देखिए, हमने स्लोप एट एनी पॉइंट, ये स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन अ कर्व, ये आप फाइंड आउट करना, ये प्रॉब्लम थी हमारी, ये हम लोग फाइंड नहीं कर पा रहे थे। कंसेप्ट पे आए जो सर आइजैक न्यूटन ने दिया, स्लोप एट एनी पॉइंट एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स वेयर डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। कॉन्सेप्ट भी हमने समझा। अब हमने क्या किया, कुछ फंक्शंस की एनालिसिस करना शुरू किया, एनालिसिस भी कर ली। अब हम ऑब्जर्वेशन लेंगे। सो नाउ कमिंग टू द ऑब्जर्वेशन पार्ट। ऑब्जर्वेशन में जो फर्स्ट था हमारा फंक्शन क्या लिया था हमने, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर, और एफ डैश एक्स कितना था हमारे पास 2x। सेकेंड पे कौन सा लिया था हमने, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, सो वाई इज इक्वल्स टू 2x लिया था। क्या आया था 2, एफ डैश एक्स कितना आया था 2। थर्ड पे हमने क्या लिया था, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, कितना आया था एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं हम इस चीज़ से? सोचिए, थोड़ा सा सोच के देखें कि क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग इन अपनी ऑब्जर्वेशन से। अगर आप लोग ध्यान से देखो ना तो हम एक ऑब्जर्वेशन जो हमने लिखी है उसे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, और वो एक स्टैंडर्ड फार्मूला भी है। सो लेट्स सी। ये तो यार हमारी ऑब्जर्वेशन थी,
ये हमारा कंक्लूज़न ड्रॉ करते हैं हम। कंक्लूज़न क्या ड्रॉ करने वाले हैं, जब मेरा फंक्शन था y इक्वल्स टू 2x, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 2। अगर मैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था, इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या मिलता है मुझे 2x। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब था, डिफ्रेंशिएट करता हूँ क्या मिलता है मुझे 3x स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, d बाय डी एक्स। कंक्लूजन क्या लिख सकता हूँ, इफ y is equals to x की पावर n, okay, if y is equals to x to the power n, then dy by dx और x to the power n by dx will be what, n x n minus 1। ये फॉर्मूला मैं चाहता ना, मैं आप लोगों को डायरेक्ट भी बता सकता था और शायद मैं क्वेश्चंस पे आ जाता और आप लोग इसको बिल्कुल परफेक्टली यूज़ भी कर पाते, कोई दिक्कत भी नहीं आती। पर मैं चाहता था आप लोग शुरू से चलें, शुरू से, कि सर आइजैक न्यूटन हम लोगों को क्या सिखाना चाहते थे। उनके एक प्रॉब्लम थी हमारे पास कि स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन अ कर्व हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। कॉन्सेप्ट उन्होंने ये दिया कि स्लोप एट एनी पॉइंट एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, ओके, वेयर डेल एक्स टेंड्स टू 0, स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल dx, एंड फॉर दैट dy बाई डी एक्स। एनालिसिस करी हमने कुछ फंक्शंस की, हमने कुछ फंक्शंस लिए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिया पहला, सेकेंड लिया हमने एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x, थर्ड लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। कुछ हमने इन फंक्शंस की एनालिसिस करी। एनालिसिस करने के बाद हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन ड्रॉ किया, हमने ऑब्जर्वेशन टेबल बने और ऑब्जर्वेशन में हमने सीरियल नंबर अकॉर्डिंगली हमने अपने फंक्शंस लिखे और जब हमने उनको देखा तो हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया। और ऐसे ही होता है, ऐसे ही सर आइजैक न्यूटन ने हम लोगों को कैलकुलस दी थी। यार अगर मैं चाहता ना, मैं आप लोगों को डायरेक्ट फार्मूला लिखवा सकता था और आप लोग उस फार्मूला को समझ भी जाते हो सकता है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर देते। पर मैं चाहता था कि मैं आप लोगों को कंक्लूजन पूरा स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करवाऊँ और कंक्लूजन आप लोग खुद समझ सकते हैं। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूल सकते आप। ये है डिफरेंशिएशन, ये है डिफरेंशिएशन, एक मेथड जिससे हम स्लोप एट एनी पॉइंट निकाल सकते हैं। ये थी डिफरेंशिएशन की कहानी। अब डिफरेंशिएशन, वैसे तो मेरा फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी बस इतने तक ही ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को इतना आता है ना, मैं आपको एक फार्मूला लिस्ट दे दूंगा आने वाली, वीडियोस में मैं आपको फार्मूला की लिस्ट दे दूंगा और आप लोग उसको याद भी कर लेंगे और आप लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार डिफरेंशिएशन अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो आप लोग एक कॉन्सेप्ट और समझें, दैट इज़ डिफरेंशिएबिलिटी। कौन से फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और किन फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। एक बार डिफरेंशिएबिलिटी भी देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज की लिस्ट में आपको दे दूंगा, आप उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद देन वी विल मूव ऑन टू numericals. So now moving on to some important points regarding differentiation. Mathematical tool for finding slope at any point on a curve is differentiation, and dy by dx, that is rate of change of y by rate of change of x, will give the y dash और f dash x differentiation को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल टूल है फॉर फाइंडिंग स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ओके, इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल। दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है, एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो इट मस्ट बी कंटिन्यूअस इन इट्स पर्टिकुलर डोमेन। जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए एक पर्टिकुलर डोमेन में, एंड इट मस्ट नॉट हैव एनी कॉर्नर पॉइंट। एक फंक्शन के पास कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए। ये दोनों लाइंस को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इतना रब कर देता हूँ, उसके बाद में जो डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये दोनों पॉइंट्स हैं, मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। Now coming to the point 1,
दैट इज इट मस्ट बी कंटिन्यूस इन इट्स पर्टिकुलर डोमेन। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, डोमेन है ए कॉमा बी, ये फंक्शन आपको कंटिन्यूस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कैसे कह सकते हो आप कंटिन्यूस है? कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, कोई जंप नहीं आना चाहिए। तो क्या कोई ब्रेक या कोई जंप आ रहा है इस फंक्शन के ग्राफ में? कोई ब्रेक या जंप है? नहीं है। पर अब क्या ब्रेक या जंप है? बिल्कुल ब्रेक है। फंक्शन ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद जंप होके इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो एट इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में ये जो जहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है या जंप हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते यार? आप पास डिफरेंशिएशन का एक टूल है स्लोप फाइंड करने के लिए। कहाँ से स्लोप फाइंड करोगे जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं है? तो ये फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, सिंस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, so not defined on break or jumps जब फंक्शन ब्रेक होता है, जंप करता है, उस पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। अगर नॉट डिफाइंड है देन it is not differentiable, then it is not differentiable, okay। अगर डोमेन ए कॉमा बी है और अगर उस पर वो कोई जंप आता है डिफाइन या ब्रेक आता है, तो फंक्शन उस सिंस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड ऑन ब्रेक और जंप, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। इट इज ब्रेक और जंप देन सिंस फंक्शन देन इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। ये लाइन आपको क्लियर है, समझ में आ रही है? और फंक्शन की कंटिन्यूटी अगर आपको चेक करनी हो, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझाने के पर्पज़ से। मैथ्स में आप लोग इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे। ये तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज दे दूंगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया डिफरेंशिएशन का, स्लोप फाइंड आउट करने का। ये तो कंडीशंस है कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशंस है कुछ, ओके। कंटिन्यूटी के चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है, डोमेन में जिस पॉइंट से स्टार्ट है फंक्शन, उस पर अपना पेन रख दो और कंटिन्यूसली ग्राफ के साथ साथ अपने पेन को मूव करते चलो। अगर आप अपने पेन को बिना लिफ्ट करे डोमेन की जो एज है, डोमेन का जो लास्ट पॉइंट है, वहाँ तक आप अपने पेन को बिना लिफ्ट करे ला पा रहे हो, तो मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस है। क्योंकि अगर ग्राफ में कभी ब्रेक होता है, कर्व ब्रेक हो रहा होता बीच में, तो आपको अपना पेन लिफ्ट करना होता, फिर वापस आगे प्लेस करते, कंटिन्यू करते। तो सबसे बेस्ट तरीका है जज करने का फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। और दूसरी लाइन क्या कहती है? इट मस्ट नॉट हैव एनी कॉर्नर पॉइंट। मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, दिस इज़ वाई, दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ मॉड एक्स, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आ रहा है ओ, यहाँ पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। क्यों यार? अगर मैं पॉइंट ओ पे स्लोप की बात करूँ तो दो स्लोप आ जाते हैं, एक तो ऐसे और एक ऐसे, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो इट मस्ट नॉट हैव एनी कॉर्नर पॉइंट। जो कि एक स्लोप ऐसे आ रहा है, एक स्लोप इधर से आ रहा है पॉइंट ओ पे, तो स्लोप नॉट डिफाइंड है। सो फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता कॉर्नर पॉइंट पे। कॉर्नर पॉइंट पे आपको स्लोप फाइंड करने में दिक्कत होगी और फंक्शन वहाँ पे और डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। ये हमारे फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन था, सेकंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन था, बस इतना ही है। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही डिफरेंशिएशन। अगर आप लोगों को और पढ़ना चाहते हो तो आप मैथ्स में के जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल पढ़ेंगे। और पर ये वीडियो का इंटेंशन ये है कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक डिफरेंशिएशन से, उनका जो डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब मैं डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फार्मूला आप लोगों को लिखवा देता हूँ जो हमारे आने वाली लेक्चर्स में काम आएंगे। डिफरेंशिएशन के कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे नोट लिख रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उन फार्मूलाज को नोट डाउन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सिंपल,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यार फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बताऊं, एक ये इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ये इंपॉर्टेंट है। बस ये इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि इनको तो आप स्पेशली याद कर लें, ओके। बाकी डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड पे हम आते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स विल बी सेम एज डी टू द पावर एक्स। थर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ ए इज अ कांस्टेंट, ए इज अ कांस्टेंट, ए टू द पावर एक्स विल बी ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग विद द बेस ई इंटू ए, ओके। लॉग विद द बेस ई, इसको कई बार हम लोग एल एन भी लिखते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होना आप लोग कभी भी। इसको एल एन भी लिखा जाता है कभी भी, अगर लॉग विद द बेस ई ए लिखा हुआ है तो मैं इसको एल एन ए भी लिख सकता हूँ, ओके। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स विल बी माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई टू द लॉग एक्स लॉग विद द बेस ई एल एन एक्स इज 1 बाई एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स विल बी कॉस एक्स, d by dx of cos x will be sin x, d by dx of tan x will be sec square x, d by dx of cot x will be minus cos x square x, d by dx of sec x will be sec x tan x, and d by dx of cosec x will be minus cosec x minus cosec x into cot x। सिंपल है यार, ज़्यादा ऐसे टिपिकल नहीं है। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला है बिल्कुल हैंडी हो जाएंगे आपके लिए, ओके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यार यही फार्मूला है, मैं बताऊँ आप लोगों को ये फार्मूला बार बार याद करना है। और जब मैं आप लोगों को साइनोसोडियल वेव पढ़ेंगे ना, हम कभी भी हम साइन फंक्शन को देखेंगे, तब आप लोगों को डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कोसाइन फंक्शन आने चाहिए, टेन का और सेक का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। और लॉग एक्स का बस इतना आपको मालूम होना चाहिए फॉर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो और फॉर्मूले, मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने लिखा नहीं रहा हूँ। बाय फार द फिजिक्स, एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न, दीज आर एनफ। मैं आपको बेसिक प्रॉपर्टीज ही बता देता हूँ डिफरेंशिएशन की, उसके बाद आई विल एंड द डिफरेंशिएशन एंड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ओके। मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो क्वेश्चंस ट्राई करें, नेक्स्ट सेशन में वो उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो मूविंग ऑन टू प्रॉपर्टीज, सो नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। कोई भी कांस्टेंट हो, 1 2 3, कोई भी रियल नंबर कुछ भी हो, उसका डिफरेंशिएशन हम जब भी करेंगे कांस्टेंट का हमेशा 0 आएगा। इफ एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, सी इज कांस्टेंट, देन डी बाई डी एक्स सी एफ एक्स। मान लीजिए सी एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई सी है और सी कांस्टेंट है, तो सी बाहर की तरफ आ जाएगा एट डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होगा, बिकॉज एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड सी इज अ कांस्टेंट। सो हम जो डिफरेंशिएट करेंगे सिर्फ एफ एक्स का करेंगे, ओके। अगर मान लीजिए कि दोनों ही टर्म्स डिफरेंशिएबल होते तो प्रोडक्ट रूल लगाते, इफ यू एंड वी आर डिफरेंशिएबल देन प्रोडक्ट ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू डॉट वी, दो u भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, v भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, u इंटू वी अगर दोनों का डिफरेंशिएट, अगर v इंटू यू दिया हुआ है दोनों मल्टीप्लिकेशन में, ये भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो इन दैट केस उसका डिफरेंशिएशन हम एक एट अ टाइम एक का करेंगे। v को बाहर ले लेंगे, पहले du बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर हम u को बाहर ले लेंगे, dv बाई डी एक्स हो जाएगा। सो v du बाई डी एक्स प्लस u dv बाई डी एक्स आ जाएगा। क्वेश्चन रूल, अगर मान लीजिए u एंड v दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है और आप लोगों को u बाई वी निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो किस तरीके से निकाल लेंगे? इन दैट केस u बाई वी में हम लोग v डिनोमिनेटर का जो है उसको लेंगे फर्स्ट, उसको कांस्टेंट मानते हुए du बाई डी एक्स कर देंगे, माइनस अब जो नेक्स्ट फंक्शन है u जो न्यूमरेटर में था उसको कांस्टेंट मानेंगे, इसकी तरह ही बाहर की तरफ लिखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे dv बाई डी एक्स का, और डिनोमिनेटर में
वी स्क्वायर आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर था यहाँ पे वी स्क्वायर आ जाएगा, ये वी स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में। ओके, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। सो क्लियर है आप लोगों को डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज। अब मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल दूंगा और मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल दूंगा और आप लोग उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।